हम लोग क्या करते हैं जिसको बोलते हैं कंपोजिट फिश कल्चर। कंपोजिट फिश कल्चर में करते क्या है कि हम एक पॉन्ड में क्या करेंगे कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिश को डालेंगे। डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिश को मान लो कि हमारे पास एक ए फिश है, एक हमारे पास क्या लेते हैं मेल गैमेट, क्या हमारा एक मेल गैमेट एक कॉलिन हो गया, तो एक का हमारे पास क्या है ओवेरी ओव्यूल लेते हैं। ये दोनों क्या करते हैं मीट कराते हैं, तो फ्यूजन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, जो हमारे पास जो सीड बनता है दैट इज उसी से तो हम लोग प्लांट बनाते हैं ना। सीड तो प्लांट है, ये समझना था तुमको। तो यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग हो रहा है। अपन देखो पोल्ट्री फार्मिंग को क्या किया जाता है, ध्यान से देखना, कुछ रूल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी क्लीननेस रखना पड़ता है, ठीक है। ये देखो चिकन, मतलब चिकन डिनर के लिए इसको यूज करना है, या तो एग्स के लिए यूज करते हैं या तो चिकन डिनर के लिए यूज करते हैं। तो पोल्ट्री का हमारे पास क्या है, ये ड्राई हमको लोग कर रहे हैं। और उसके बाद देखो ये हमारे पास क्या है कि देखो ड्राई कर रहा है, किस चीज को ड्राई कर रहे हैं, यहाँ पे देखो हीट निकल रहा है, ठीक है, जहाँ से हमारे क्या ड्राई हो रहा है। अब उसका नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी एक ड्राइंग मशीन लगा हुआ है, जो ये सारे ग्रेन्स को क्या कर रहा है, ड्राई होने में मदद कर रहा है। नेक्स्ट देखो ये फ्यूमिगेशन का मेथड है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूमिगेशन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे क्या है, अब जो भी केमिकल्स होगा उसके पेस्टिसाइड से, अगर मान लो पेस्टिसाइड। हेलो एवरीवन, तो आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा फूड रिसोर्सेज, दैट मीन्स की इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9 का लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर 1 अवेलेबल है, साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के, सीबीएसई के और एग्जामिनर के क्वेश्चन का एक सेशन भी अवेलेबल है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हम लोग लेक्चर 2 को करेंगे, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर में इस चैप्टर को फिनिश कर रहे होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इंटरेस्टिंग चैप्टर था, तो हम लोग इस ये चैप्टर आपको पता है कि आपका फाइनल बोर्ड में भी आएगा, तो ये आपका फाइनल बोर्ड के लिए भी एक तरह से मान लो कि कंप्लीट लेक्चर होने वाला है। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में। देखो सबसे पहले हम लोग पहले वाला लेक्चर में इरिगेशन तक कर लिए थे। अब यहाँ पे हमारे पास हम लोग स्टार्ट करने वाले क्रॉप पैटर्न से। तो क्रॉप पैटर्न्स हमारा आज का टॉपिक है और इससे आगे हम लोग करते चल जाएंगे। तो क्रॉप पैटर्न्स का बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्रॉप पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, सर क्रॉप रोटेशन क्या होता है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमको पता है कि मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है। एज पर नेम सजेस्ट कि ऐसा क्रॉपिंग जहाँ पे तुम मिक्स करके क्रॉप को लगाओ, मतलब कि ग्रो करो। किसको ग्रो करना है सर, ग्रो करना है 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स को, है ना, 2 या फिर मोर देन 2 क्रॉप्स टुगेदर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। दैट मीन्स कि सर अगर हमारे पास कुछ ऐसा कंडीशन है कि हमारे पास क्या है ना, कि हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास ये पीस ऑफ लैंड है और यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ABCD इस तरीका का बहुत सारे क्रॉप्स को 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स को एक सेम पीस ऑफ लैंड में लगाते हैं, उसको हम मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं। पहला पॉइंट, जैसे कि एग्जांपल में हम वीट के साथ ग्राम को लगा रहे होंगे, वीट के साथ मस्टर्ड को लगा रहे होंगे, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर, इस तरह करके अगर हम चाहें कि मिक्स फार्मिंग का सीधा सा मतलब है कि 2 और 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को लगाना, इतना ही तुम अभी पहले समझो। अब उसके बाद हमारे पास है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग में 2 और मोर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं सेम फील्ड में। और इसमें सर इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि हमको याद क्या रखना है, हमको याद रखना है कि कौन सा पैटर्न में, डिफिनिट पैटर्न्स में, कौन सा पैटर्न्स में, डिफिनिट पैटर्न्स में हमको क्या करना है, याद रखना है कि हमको डिफिनिट पैटर्न्स में लगाना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कैसे लगा रहे हो, कोई डिफिनिट पैटर्न है क्या, नहीं, इसमें क्या है, डिफिनिट पैटर्न में लगाना है। फ्यू रोज वन ऑफ द फॉलोइंग बाय फ्यू रोज अनदर। दैट मीन्स कि सर अगर हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास ये प्लॉट ऑफ लैंड है, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक क्रॉप्स का नाम ए है, तो एक लाइन में हम ए क्रॉप्स को ही लगा रहे होंगे, एक लाइन में हम लोग बी है, तो दूसरी लाइन में हम बी क्रॉप्स को ही लगा रहे होंगे। तो इस तरीका से हम लोग क्या है, इंटर क्रॉपिंग में एक डिफिनिट पैटर्न्स में लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास है सोयाबीन मेज, फिंगर नलेट जिसको बाजरा बोल रहे हैं, कॉफी जिसको लोबिया बोल रहे हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखो अब हमारे पास क्या है, क्रॉप रोटेशन। सर क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब होता है, क्रॉप रोटेशन है क्या, ध्यान से समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। क्रॉप रोटेशन क्या होता है ना कि अगर हम लोग करते क्या है कि एक फील्ड में ही क्या करते हैं, पूरे ईयर में क्रॉप्स को रोटेट कर करके लगाते हैं, क्रॉप्स को रोटेट कर करके लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ध्यान से समझना। तुमको पता है कि हर एक क्रॉप्स को अलग अलग मिनरल्स चाहिए, ठीक है सर, अलग अलग क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए। जब अलग अलग मिनरल्स चाहिए तो वी नो डैट कि अलग अलग मिनरल्स चाहिए। अगर हम सेम क्रॉप्स को बार बार लगाएंगे तो वही मिनरल्स उसको चाहिए होगा ना। अब पूरा साल भर अगर हम उसको लगाएंगे, तो मान लो कि पूरा साल भर लगा रहे, तो उससे होगा क्या कि सोइल का वो न्यूट्रिशन बार बार यूज होगा, तो क्या होगा, सोइल में वो न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम, डिफिशियंसी आ जाएगा। तो सोइल के न्यूट्रिशन को भी तो रिप्लेसमेंट होना चाहिए ना, इसीलिए हम क्रॉप्स को रोटेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को तो पता है कि क्रॉप सीजन में हम लोग बांट दिए हैं, क्योंकि क्रॉप्स अलग अलग क्रॉप्स का डिमांड अलग होता है, जिसके कारण से हम लोग क्रॉप सीजन बनाए थे, जो पहले वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको लिखना कैसे। क्रॉप रोटेशन का अगर हम बात करते हैं तो तुमको पता होना चाहिए क्रॉप रोटेशन क्या होता है। सर एक पॉलिसी है, क्या है क्रॉप रोटेशन, एक पॉलिसी है जहां पे हम डिफरेंट क्रॉप्स को एक के बाद
वन आफ्टर अनदर ऑन द सेम फील्ड में लगाते हैं, वन ऑफ द अनदर ऑन द सेम फील्ड में लगाते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, ये क्रॉप्स है, ये भी एक हमारे पास फील्ड, यही फील्ड है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि इसमें कुछ मंथ जनवरी से लेकर सितंबर तक जो हम क्रॉप्स लगाएं, ठीक है, हमारे पास 4 प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जनवरी से मार्च तक में हम कुछ क्रॉप्स लगा रहे हैं, सितंबर से नवंबर तक में कुछ क्रॉप्स लगा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे नवंबर से लेके हम लोग जनवरी तक में कुछ क्रॉप्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये प्लॉट है हमारे पास जो लैंड का। अब मान लेते हैं कि सर इसमें हम लोग ए क्रॉप्स लगाएं, बी क्रॉप्स लगाएं, सी क्रॉप्स, इसमें डी, ई और एफ क्रॉप्स लगाएं, इसमें जी मान लेते हैं, एच और आई मान लेते हैं, ये एक सिंगल प्लॉट मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि अगर हम इसमें क्रॉप्स को इंटरचेंज ना करें, दैट मीन्स कि अगर हमारा कि समय के हिसाब से क्रॉप्स को हम लोग बदले नहीं, तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि ए बी सी जो क्रॉप्स होगा इसका जो डिमांड होगा सर, ए बी सी का तो सेम डिमांड होगा, पर डी ई एफ का कुछ ना कुछ अलग न्यूट्रिशन का अलग अलग हमारा क्रॉप पैटर्न का डिमांड होगा। तो हमको ये समझना है कि इसलिए हम लोग को क्रॉप्स को रोटेट करते रहना चाहिए। क्रॉप्स रोटेट करने का मतलब कि समय के हिसाब से, मंथ के हिसाब से क्रॉप्स को भी हम लोग फील्ड में रोटेट करेंगे। तो फील्ड का क्या होगा, न्यूट्रिशन जो होता है हम बोल सकते हो कि उसका जो न्यूट्रिएंट होता है वो क्या होता है, हमारा रेप्लिनिश होते रहेगा। क्या होगा, रेप्लिनिश होते रहेगा। रेप्लिनिश का मतलब कि वो फिर से एक बोल सकते हो कि जो न्यूट्रिशन उसको चाहिए, प्रॉपर्ली चाहिए, वो फिर से क्या है, हमारा सोइल में आते रहेगा। देखते होगे कि बहुत सारे क्रॉप्स में लेग्यूमिनियस प्लांट को लगाते रहते हैं, ताकि लेग्यूमिनियस प्लांट से क्या होता है, क्रॉप्स में जो ह्यूमस कंटेंट है, जो उसका न्यूट्रिशन क्वालिटी है, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे और इसमें क्या लिखना है, एक बात, अगर हम सम क्रॉप्स को ग्रो करेंगे अगेन एंड अगेन ऑन द सेम फील्ड, होगा क्या कि सेम न्यूट्रिशन आर एक्सट्रैक्टेड। अब सेम न्यूट्रिशन इससे क्या होगा, एक्सट्रैक्टेड हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग को क्या है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर इसको ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तो बार बार लगाएंगे तो सोइल का नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर तो ज्यादा यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई दूसरा मिनरल्स होगा तो इसमें ज्यादा यूज होगा। तो इसी तरीके से जब हम सेम न्यूट्रिशन को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सोइल में प्रॉब्लम होगा ना, फिर इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स को रोटेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, सो वी शुड चूज डिफरेंट क्रॉप्स सो दैट न्यूट्रिशन ऑफ द सोइल आर यूज। ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम डिफरेंट क्रॉप्स को यूज करेंगे तो जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर ही सिर्फ है, और भी तो हमारे पास न्यूट्रिशन है ना इसमें। तो अगर हम डिफरेंट क्रॉप्स को यूज करेंगे तो इसका डिफरेंट एक मान लेते हैं, इसका क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट डिमांड होगा, इसका डिफरेंट डिमांड होगा, इस DEF क्रॉप्स का अलग डिमांड होगा, GHI का अलग डिमांड होगा। तो अगर हम क्रॉप्स को रोटेट करके लगाते हैं तो सारा मिनरल्स सही तरीका से यूज होता है और वो लोग को ज़्यादा समय मिलता है मिनरल्स को रिप्लेसमेंट होने का, मतलब कि फिर से बनने का, फिर से फॉर्मेशन होने का, जिससे सोइल का न्यूट्रिशन भी मेंटेन रहता है और हमारा क्रॉप्स प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। अब उसके बाद हमारे पास पॉइंट है एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन। जब हम बात करते हैं कि क्रॉप रोटेशन का एडवांटेज क्या है, सबसे पहला सोइल का फर्टिलिटी मेंटेन होता है, इट कंट्रोल पेस्ट एंड बीट्स। और दूसरा पॉइंट, यहाँ तक फर्टिलिटी तो मेंटेन होता है, ये साथ साथ जितने भी हमारे पेस्ट अटैक होते हैं उससे भी बच के रहता है, और बीट्स वो लोग को ज्यादा समय नहीं मिलता है ना क्रॉप्स को जब रोटेट करते हैं। तो सेवरल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन ए सक्सेशन विद ओनली वन सोइल प्रिपरेशन। ध्यान से सुनना, बहुत सारे क्रॉप्स को हम लोग ग्रोन कर सकते हैं इन सक्सेशन, मींस एक के बाद एक, इन ओनली सक्सेशन मींस एक के बाद एक विद ओनली वन सोइल प्रिपरेशन। एक सोइल को प्रिपेयर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार सोइल को मान लो कि प्लोइंग करवा दिए, उसके बाद क्या है, सक्सेशन करके अलग अलग क्रॉप्स लगा के हम लोग क्या है उसको मेंटेन कर सकते हैं और उसका न्यूट्रिशन भी मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो इस तरीका से तुमको फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास अलग क्रॉप्स लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास अलग क्रॉप्स लगा हुआ है, अलग अलग क्रॉप्स लगा हुआ है। तो हमारे पास तुम देख सकते हो एक पैटर्न में लगा हुआ है, इसलिए हम इसको कौन सा फार्मिंग बोल रहे हैं, मिक्स फार्मिंग बोलेंगे या फिर इंटर क्रॉपिंग बोलेंगे। ध्यान से देखो, अभी तुरंत हम आपको इंटर क्रॉपिंग पढ़ाए थे ना, हमने क्या बताया था, ध्यान से देखना। इंटर क्रॉपिंग में बोला था कि एक डेफिनिट पैटर्न में लगाते हैं, और तुम देख सकते हो कि हम लोग डेफिनिट पैटर्न में इसको लगाएं। उसके बाद यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है कि क्रॉप्स को हम कैसे रोटेट कर रहे हैं, ये हमारे पास रोटेशन है। उसके बाद हम लोग ये क्रॉप्स लगाएं, इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स को रोटेट कर रहे हैं। तो क्रॉप्स को रोटेशन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो हमारे पास, ठीक है सर क्रॉप्स लगा लिए, क्रॉप्स को प्रोटेक्शन के बारे में कुछ बताओ कि क्रॉप्स को प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। तो हम जब क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना डिजीज के अगेंस्ट, कॉज ऑर्गेनिजम्स एंड अदर हार्मफुल फैक्टर्स, किसके अगेंस्ट,
किसके किसके अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट और हार्मफुल फैक्टर्स के अगेंस्ट। तो उसी को तो बोलते हैं क्रॉप्स का प्रोटेक्शन करना। क्या क्या मेथड है जिससे हम इस प्रॉब्लम से कंट्रोल पा सकते हैं? एक तो हमारे पास क्या क्या मेथड टू कंट्रोल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले पेस्ट से कंट्रोल होने के लिए हम लोग को पेस्ट से कंट्रोल करना है और उसको अच्छी तरीके से ग्रेन्स को स्टोर करना है। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ। पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ, पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ का मतलब जब वो ग्रो होगा, कौन ग्रो होगा, क्रॉप्स जब ग्रो होगा उस वक्त पेस्ट से बचाना है। दूसरा, अब जब ग्रो हो गया हमारे पास ग्रेन्स मिल गया तो उस ग्रेन्स को क्या करना है, हमको स्टोरेज भी तो करना है, अच्छी तरीके से स्टोरेज करना है, सही टेम्परेचर, सही ह्यूमिडिटी, सही मॉइस्चर, एयर टाइट कंटेनर में, ताकि क्या हो कि उसमें कुछ फंगस या कोई बैक्टीरिया कोई भी हमारा अटैक ना कर पाए। ये हमारा पॉइंट था सर, समझ में तो आ गया हम लोग को। अब आगे आते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना कि हमारे पास देखो ये किसका है, अपने मन से लिखो ये प्लांट का नाम। नहीं पता है तो एक वीड होता है जिसको हम पार्थेनियम बोलते हैं, जो वीट के इंपोर्ट से आया था। ये हमारा एक तरह का वीडीसाइड्स होता है, ध्यान से समझना। अब देखो सर ये फिगर क्यों दिखाएं, ध्यान से समझो। अब हमारे पास टॉपिक है पेस्ट कंट्रोल ग्रोथ। पेस्ट कंट्रोल ग्रोथ का क्या मतलब है, सबसे पहले ध्यान से सुनना। पेस्ट क्या है, एक डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिजम्स है जो डिस्ट्रॉय करता है या फिर क्रॉप्स को हार्म करता है और प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम देम। ठीक है, तो पेस्ट क्या है, एक डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिजम्स है जो डिस्ट्रॉय करता है और हार्म क्रॉप्स और प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम देम। टाइप्स ऑफ पेस्ट का मतलब, टाइप्स ऑफ पेस्ट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वीड्स भी हमारा इसी के अंदर आ जाएगा। वीड्स क्या है, वीड्स है क्या, एक अनवांटेड प्लांट, ऐसा प्लांट जो हमारे पास बोल सकते हो कि हमारे पास ये प्लॉट ऑफ लैंड है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास ग्रो कर गया, क्या कर गया, ग्रो कर गया। और ये जो हमारा है बोल सकते हो कि हमारा ये न्यूट्रिशन को ले रहा है। ये हमारे पास मान लो कि वीड है, ये क्या है, वीड है, और यहाँ पे बहुत सारा प्लांट हमारा क्या लगा हुआ है, बहुत सारा प्लांट हमारे पास क्या लगा हुआ है। तो इसका न्यूट्रिशन को कौन सक करेगा, ये सक करेगा। तो इसको वीड बोल दिए क्योंकि ये क्या है, कोई काम का नहीं है। क्या है, कोई काम का नहीं है। जब कोई काम का नहीं है तो इसको हम अनवांटेड प्लांट बोल रहे हैं। और ये अनवांटेड प्लांट कल्टीवेट करते हैं फील्ड में, जैसे कि जैंथियम, उसके बाद पार्थेनियम। ठीक है, पार्थेनियम जो हम अभी फिगर दिखाएं। अब हमारे पास सेकेंड है पेस्ट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट कैन हार्म प्लांट इन अ फॉलोइंग वेज, दे कैन कट द रूट। इंसेक्ट क्या करता है, अरे रूट को काटेगा, किसको काटेगा, रूट को भी काट सकता है, उसके बाद साथ के साथ स्टेम को काट देता है, लीफ को काट देता है, और कभी कभार तो सक कर लेता है जितने भी सेल शेप होते हैं, जितने भी प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल होते हैं से, मतलब प्लांट के लीफ में क्या होते हैं, ठीक है, इसमें भी तो सेल शेप है कि नहीं, प्लांट के स्टीम में भी तुम्हारा सेल शेप है। तो उसको क्या करते हैं, वो सक कर लेते हैं, जिससे बहुत सारे वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट में। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पैथोजेंस। पैथोजेंस वर्ड से क्या समझते हो, पैथोजेंस का सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस, जो क्या करे, डिजीज कॉज करे, करे किसके अंदर, प्लांट्स में, उसको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। फिर से सुन क्या बोल रहा है, पैथोजेंस क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स, क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो क्या करे, बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस, जो डिजीज कॉज करे किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। दिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, वाटर एंड सोइल। ये कैसे ट्रांसमिटेड होता है, एयर, वाटर और सोइल के माध्यम से ट्रांसमिटेड होता है। आगे आते हैं, जब ये है कि अब हम सर कैसे ग्रेन्स को स्टोर करेंगे। हमारे पास देखो ये क्या है, ग्रेनरीज है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अनाज को लेते हैं, उसका एक सही कंडीशन में इसको हम रखते हैं, गोदाम में रखते हैं, या फिर बहुत, तुम क्लास 12 में पढ़ोगे, बायोरिएक्टर्स, बहुत सारे बड़े बड़े ड्रम होते हैं, उसके अंदर रखते हैं। ठीक है, एक सही कंडीशन देके। तो हमारे पास स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स का टॉपिक है। देखो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स का बात करते हैं सर। अब पेस्ट से कंट्रोल कर लिए ना, अब इस ग्रेन्स को स्टोर करना है। अब देखो अगर हमको सीजनल फूड थ्रू आउट द ईयर चाहिए तो उसको स्टोर करना पड़ेगा अच्छी तरीक़ा से। बट ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, जब हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो दे कैन बी डिस्ट्रॉय एंड वेस्टेज बाय वेरियस मीन्स। जब हम स्टोर करेंगे कोई भी ग्रेन्स को ना, तो उस वक्त क्या होता है कि हम मान लो कि कोई ग्रेन्स को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। जब हम स्टोर कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम मतलब कि बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा, जैसे कि हमारे पास इंसेक्ट का अटैक हो सकता है, माइट्स का अटैक हो सकता है। सर माइट्स क्या होता है, स्पाइडर हो गया, छोटा छोटा जो स्मॉल क्रिएचर हो गया, उसको माइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या हमारे पास प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहला बायोटिक प्रॉब्लम होगा, फिर एबायोटिक प्रॉब्लम होगा। दोनों के कॉम्बिनेशन से भी बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। बायोटिक का प्रॉब्लम मतलब कि सर लिविंग प्रॉब्लम होगा, मतलब लिविंग बींग्स के कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लिविंग बींग्स जैसे कि हमारे पास इंसेक्ट्स का अटैक हो सकता है, बर्ड्स प्रॉब्लम करता है कभी कभार। ठीक है, अब उसका ध्यान से देखना, माइट्स, बैक्टीरिया, फंगी। अब हमारे पास माइट्स का मतलब हमने बता दिया कि हमारा स्मॉल क्रिएचर। स्मॉल क्रिएचर का मतलब सर जैसे कि स्पाइडर भी तो लग जाता है,
ठीक है। अब मकड़ी उकड़ी भी तो लग जाता है, अब मकड़ी अपना गंदगी वेस्ट मटेरियल भी तो उसमें डाल देगा, ठीक है। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी का अटैक कैसे होगा, जब हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स सही तरीका से उसको नहीं मिलेगा तो उसमें फंगस लग सकता है, बैक्टीरिया का अटैक हो सकता है। ड्यू टू नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे कि मॉइस्चर हो गया, इनएप्रोप्रिएट टेम्परेचर हो गया, ये सब के कारण क्या होता है, हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और जब हमारा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसके कारण से क्रॉप्स में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा डिग्रेडेशन होगा क्वालिटी उसका, उसके बाद उसका वेट में भी लॉस हो सकता है और कलर में भी बदलाव आएगा। जब कलर में बदलाव आता है तो मार्केट प्राइस भी कम मिलेगा। और उसके बाद साथ साथ पुअर जर्मिनेलिटी, अगर कोई क्रॉप्स को हम फिर से लगाना चाहें बाय द ग्रेन्स से भी तो बहुत सारे क्रॉप्स को हम जर्मिनेट करते हैं ना, तो उसका जर्मिनेट करने का कैपेसिटी भी कम जाएगा, ये हमको समझना होगा। आगे देखते हैं, हमारे पास आगे है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से पहले हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करना क्यों होता है। जैसे कि हम जब फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो उसका हम लोग को पता है कि खुद का डिसएडवांटेज है। वो करता क्या है कि वो पॉल्यूशन कॉज करता है, उसके बाद डैमेज करता है सॉइल का फर्टिलिटी, लॉन्ग रन में डैमेज करता है। उस जैसे कि ग्रेन्स हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, इसको जो हम ऑब्टेन करते हैं तो इसके अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल्स भी आ जाते हैं स्मॉल अमाउंट में, जो तुमको पता है, जिसको टॉक्सिसिटी बोलते हैं ना, जो बहुत केमिकल आ जाते हैं। अब तुम उस तरह का फ्रूट को तुम ज्यादा खाओगे तो तुम्हारा बॉडी में भी तो वो सब केमिकल आ रहा है, जिसके कारण से तुम्हारा हेल्थ इशू होगा। अब उसके बाद हमारे पास ये इसी पॉइंट के साथ हम लोग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ जुड़ते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम लोग वेरी लिटिल केमिकल को यूज करते हैं, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं, ताकि हमारा फसल जो है एकदम ऑर्गेनिक हो और उसमें क्या न्यूट्रिशन का क्वालिटी मेंटेन हो, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वालिटी हो। और इसी को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, जहाँ पे फर्टिलाइजर का यूज बहुत कम करते हैं, ठीक है। और हम लोग बेसिकली क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या मैन्योर यूज करते हैं। मैन्योर किससे बनता है, जो भी हमारा क्या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वे टू प्रोटेक्ट फूड ग्रेन्स, किस तरीका से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं फूड ग्रेन्स बिफोर दे आर स्टोर इन अ फ्यूचर यूज। मतलब कि फ्यूचर यूज होने से पहले हम कैसे उसको हम स्टोर, कैसे हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं ग्रेन्स को। सबसे पहले हमारे पास है ड्राइंग करना है हमको। फूड ग्रेन्स शुड बी प्रॉपर्ली ड्राइड, उसको हमको सन मतलब कि सूरज में उसको दे के उसको ड्राइड कराना है प्रॉपर्ली, ताकि उसमें इंसेक्ट का अटैक नहीं लगे। अब उसके बाद जब ड्राइड हो गया सर, अब उसके बाद हमको करना क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक मतलब कि जब हम लोग क्या कि कोई भी ग्रेन्स को अब हम लोग ड्राई कर दिए, अब उसको क्या साफ सुथरा से भी तो रखना है, हाइजीनिक भी तो मेंटेन करना है। अगर हाइजीनिक मेंटेन नहीं करेंगे तो इंसेक्ट का अटैक होता है। दे ग्रेन्स मस्ट नॉट कंटेन इंसेक्ट। साथ साथ जब हम उसको गोडाउन शुड बी क्लीन वेल। अब गोडाउन में रखे, अब गोडाउन ही गंदा है तो फिर हमारा ग्रेन्स भी अटैक हो जाएगा, उस पर क्या है फंगस लग जाएगा, बैक्टीरिया का अटैक हो जाएगा। द क्रैक्स इन द रूफ एंड ऑन द वॉल एंड फ्लोर शुड बी सील्ड कंप्लीटली। अब ध्यान से ऐसा मकान में मत रख देना जहाँ पे पूरा क्रैक्स लगा हो दीवार उवाल में, और ऐसा मकान में रखना होगा, ऐसा मतलब बोल सकते हो ग्रेनरीज में रखना होगा जहाँ पे सील्ड है पूरा, मतलब वॉल पे थोड़ा सा भी बोल सकते हो क्रैक्स नहीं है, सारा तरीका से वो एकदम फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। और तुमको पता होना चाहिए कि उसको रखने के लिए एक अलग प्रेस होता है जिसको हम ग्रेनरीज बोलते हैं, और बहुत बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स होते हैं जहाँ पे स्टोरेज किया जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है फ्यूमिगेशन का मतलब होता है छिड़काव करना। क्या करना, छिड़काव करना। जैसे कि देखो ये हमारे पास क्या है, ये ड्राइंग हमको लोग कर रहे हैं, और उसके बाद देखो ये हमारे पास क्या है कि देखो ड्राई कर रहा है, किस चीज को ड्राई कर रहे हैं, यहाँ पे देखो हीट निकल रहा है, ठीक है, जहां से हमारा क्या ड्राई हो रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी एक ड्राइंग मशीन लगा हुआ है जो ये सारे ग्रेन्स को क्या कर रहा है, ड्राई होने में मदद कर रहा है। नेक्स्ट देखो ये फ्यूमिगेशन का मेथड है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहा है, फ्यूमिगेशन कर रहा है। यहाँ पे देखो बहुत सारे क्या है, अब जो भी केमिकल्स होगा उसके पेस्टिसाइड्स है, अगर मान लो पेस्टिसाइड्स है तो पेस्टिसाइड या कोई भी केमिकल्स के थ्रू क्या कर रहा है, ये फ्यूमिगेशन कर रहा है। अब इसी तरीका से फ्यूमिगेशन किया जाता है। अब हमारे पास पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना, हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग को पता था, क्या पता था, ध्यान से देखो कि फ्यूमिगेशन मतलब होता क्या, लिखना कैसे है। जो गोडाउन्स होता है और स्टोरेज यूज होता है जहाँ पे हम लोग प्रॉपर्ली क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, जिसको विथ फ्यूमिगेंट। स्पेशली हम लोग द सीड्स शुड बी ट्रीटेड विथ इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स। अब कोई सीड रखा हुआ है तो उसको इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स से हम लोग क्या है उसमें छिड़काव करते हैं, ताकि कोई इंसेक्ट का अटैक ना लगे। बहुत इजीली इंसेक्ट का अटैक लग जाता है और फंगस का भी अटैक लग जाता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम ग्रेन्स स्टोरेज डिवाइस को यूज करते हैं। स्टोरेज डिवाइस को हम अच्छा से क्लीन करना है, ड्राई करना है। शुड बी स्टोर इन अ गनी बैग्स एंड अदर प्रॉपर बैग्स, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइस क्लीन एंड
ड्राइड शुड बी स्टोर इन अ गनी बैग्स और अदर प्रॉपर बैग्स, एयर टाइट कंटेनर यूज करना है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। मॉइस्चर रेजिस्टेंट मतलब कि मॉइस्चर के अगेंस्ट वो जो हमारा कंटेनर है वो उसमें क्षमता हो कि मॉइस्चर उसमें ना लगे, टेम्परेचर कितना भी हो टेम्परेचर रेजिस्टेंस होना चाहिए। स्टोरेज डिवाइस हैव बीन डेवलप्ड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो हमारा डिवाइसेज है, जो हमारा स्टोरेज करने का जो तरीका है, ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह करके निकाला है, एयर टाइट कंटेनर। उसके बाद हमारे पास स्टोरेज, ऐसा स्टोरेज जहाँ पे टेम्परेचर रेजिस्टेंस होना चाहिए, बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो पर अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना और करने का क्षमता होना चाहिए, मॉइस्चर को भी मेंटेन करने का क्षमता होना चाहिए। तो ये सारा हमारा क्या है, कंडीशन है, जो बोल सकते हो कि जिसके माध्यम से हम लोग क्रॉप स्टोर कर सकते हैं ग्रेन्स को बहुत अच्छा तरीका से। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारे पास क्या है कि ये देखो, तुमको हो सकता है कि थोड़ा अब तुमको धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, ये देखो इंसेक्ट का अटैक है। ये किस चीज का अटैक है, इंसेक्ट का अटैक है, और जो क्या कर रहा है, सेल का सैक को सक कर रहा है, सेल का सैक को सक कर रहा है, पूरे में इंसेक्ट का अटैक है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब तुमको टॉपिक देख के, डायग्राम देख के तुमको कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस और जा रहे हैं। जहाँ पे तुम लोग क्लास में बोलते हो सर एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट करें जल्दी से, तो एनिमल हस्बेंड्री की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट। एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है, एनिमल हस्बेंड्री का बात करते हैं तो तुमको पता होना चाहिए कि एनिमल हस्बेंड्री को मैं अलग तरीका से क्लास में एक बताया हुआ है ना, तो वहाँ अब यहाँ पे भी हम लोग उसी तरीका से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, केयरिंग टेकिंग। तो हम लोग जब एनिमल को हस्बेंड्री करते हैं तो एनिमल्स को केयरिंग करना ही एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। जैसे कि तुमको लिखना इसमें क्या है, जब एग्जाम में आएगा तो एनिमल हस्बेंड्री एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है, डोमेस्टिक एनिमल्स का करते हैं, एक इफिशिएंट मैनर में होना चाहिए, ताकि हम लोग इफिशिएंट मैनर में क्या होना चाहिए ताकि हम लोग क्या कर सके, ऑब्टेन कर सके फूड और कुछ यूजफुल प्रोडक्ट जो हमारे लिए काम का है। पर्पस क्या है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री या फिर कैटल फार्मिंग के ऊपर पहले बात करते हैं। तो कैटल फार्मिंग में हम लोग आ जाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री समझ गए, डोमेस्टिक एनिमल्स को हम लोग इफिशिएंट मैनर में केयर करते हैं ताकि हम उसका प्रोडक्ट को, फूड को यूज कर सके। अब हमारे पास पॉइंट आता है कैटल फार्मिंग के ऊपर। कैटल फार्मिंग के ऊपर जब हम बात करते हैं तो कैटल फार्मिंग है क्या, जब हम कैटल फार्मिंग के ऊपर देखते हैं तो कैटल फार्मिंग का मेन मोटिव होता है कि हम कॉज बफेलो के प्रोडक्ट को यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि हम उसका क्या करें, फॉर गेटिंग मिल्क, सेकेंड फ्लोइंग फील्ड, उसके बाद थर्ड क्या होगा सर, थर्ड क्या होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। और उसके बाद बुल कार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बुल कार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, बुल कार्ट को यूज करते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, है कि नहीं। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ कैटल। टाइप ऑफ कैटल में हमारे पास क्या क्या टाइप ऑफ कैटल है सर, सबसे पहले हमारे पास काव है जिसका साइंटिफिक नेम बोसा इंडिकस है, बफेलो का बोस बुवेलिस है, बुवेलिस, एक का बॉस बुवेलिस है, एक का बॉस इंडिकस है। ये तुमको 2 पॉइंट याद रखना है काउज और बफेलो का, जो कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है कि कॉज का बॉस इंडिकस साइंटिफिक नेम होता है, बफेलो का बॉस बुवेलिस होता है। अब आगे आते हैं ड्रॉट एनिमल क्या होता है। ड्रॉट एनिमल का अगर हम बात करते हैं, पास मिल्च एनिमल्स क्या होते हैं, तो मैंने क्लास में बताया था कि ऐसा एनिमल्स, ऐसा फीमेल एनिमल जो क्या करे, फीमेल कैटल जो मिल्क प्रोड्यूस करे उसको हम मिल्च एनिमल्स बोलते हैं। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, काव आ जाएगा सर, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, गॉट आ जाएगा सर, ठीक है, कैमल आ जाएगा। ये सारे क्या है, मिल्च है, जो क्या है कि हमारा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं ड्रॉट एनिमल क्या होता है, ऐसा एनिमल जो क्या है सबसे पहले मिल्क प्रोड्यूस ना करे और क्या करे, ये हमारा एग्रीकल्चर में यूज आए, ठीक है, एग्रीकल्चर वर्क में यूज आए। फिर उसके बाद एक टर्म आता है लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब बर्थ से, जब बोल सकते हो कि बर्थ से यंग अंश तक नेक्स्ट प्रेगनेंसी, सीधा अगर एनिमल्स के केस में अगर हम बात करते हैं तो वो फेज, द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बिटवीन बर्थ ऑफ यंग अंश एंड द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, मतलब कि कोई भी मान लो कि एनिमल्स का बर्थ हुआ, अब उस वक्त से जो उसको लैक्टेशन मतलब कि मिल्क उसको फीड करा रहा है, ठीक है, उस वक्त से लेके नेक्स्ट प्रेगनेंसी के फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। अब ह्यूमंस में लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड के बाद लैक्टेशन पीरियड आता है, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड के बाद क्या आता है, लैक्टेशन पीरियड आता है, जब बेबी क्या होता है, बर्थ हो जाता है, पार्चुरेशन हो जाता है, डिलीवरी हो जाता है, तो उसके बाद फिर गेस्टेशन का फिर लैक्टेशन का पीरियड आता है, 6 मंथ का लैक्टेशन का पीरियड चलता है। अब हमारे पास क्या है कि केयर फॉर कैटल्स। अब कैटल्स को हम केयर कैसे कर सकते हैं, तो पहले तो सबसे पहले साफ सफाई रखो, फिर खाना अच्छी तरीका से दो। इसको लिखना कैसे कि रूफ्ड शेल्टर विथ गुड वेंटिलेशन। अब ऐसा जगह नहीं रख दे जहाँ पे हवा उवा अच्छा से नहीं आ रहा है, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, और उसके बाद क्या है उसको शेल्टर अच्छा से देना ताकि रेन से प्रोटेक्शन कर सके, हीट से, कोल्ड से,
ठीक है। रेगुलर ब्रशिंग ऑफ स्किन, उसकी स्किन को तो साफ करना है, या तो कोई अटैक नहीं हो जाए बैक्टीरिया का या कोई इंसेक्ट का। उसके बाद स्लोपिंग फ्लोर फॉर शेल्टर फॉर अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। अब ध्यान से सुनना, हम क्या है ना, ऐसा बनाएंगे, एक स्लोप टाइप का बनाएंगे जहाँ पे क्या हो कि अगर यहाँ पे हम एनिमल्स को रखे हुए हैं तो क्या हो कि पानी अगर आए तो पानी एकदम नीचे चले जाए, ऐसा नहीं कि पानी भी अंदर आ रहा है, नहीं, एकदम स्लोपिंग फ्लोर फॉर शेल्टर फॉर अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग, वाटर ना भर जाए, ठीक है। अब उसके बाद फूड हमारे पास क्या क्या है, जैसे कि रफेज, ज्यादा मात्रा में फाइबर वाला फूड को देना है, ठीक है, मेनली कंटेनिंग फाइबर, कंसंट्रेटेड कंटेनिंग प्रोटीन्स, ठीक है। आपका फूड कंटेनिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक ए विटामिन्स एंड मिनरल्स, ताकि मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा हो सके। अब ऐसा फूड उसको देना है जहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो, ताकि क्या हो, जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स, ताकि मिल्क प्रोडक्शन जो वो करे काफ़ी अच्छा हो। डिजीज से बचा के रखना है, डिजीज से क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है और मिल्क प्रोडक्शन भी घट सकता है। तो ये सब का हमको ध्यान रखना है ताकि हम क्या करें कि हम कैटल का केयर कर सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, देखो ये हमारे पास ड्रॉट एनिमल है जिसको हम लोग क्या है, फ्लोइंग करने में मदद ले रहे हैं। ये देखो गई भैंस पानी में, हमारे पास भैंस है। अब आगे हमारे पास है कुछ और पॉइंट एनसीईआरटी का जिसको तुमको ध्यान देना है। जो पैरासाइट होता है वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होता है जो इनसाइड और आउटसाइड बॉडी के अंदर होता है होस्ट का, दे डिराइव द फूड फ्रॉम होस्ट। देखो पैरासाइटिक होता क्या, जैसे लीच हो गया, ये सारा क्या पैरासाइटिक हो गया। पैरासाइटिक का काम क्या होता है कि ये बॉडी के होस्ट के बॉडी से सारे न्यूट्रिशन को डिराइव करता है, और कुछ किसी बुक में लिखा होता है विदाउट किलिंग हिम, ठीक है। तो पैरासाइटिक होता क्या है, पैरासाइटिक क्या होता है, होस्ट के बॉडी से न्यूट्रिशन को डिराइव करता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि एक्सटर्नल पैरासाइटिक में बात करते हैं तो स्किन ऑफ कैटल कॉज हैव सो मेनी स्किन डिजीज। क्या होता है, बहुत सारे तुम देखते होगे कि कैटल में स्किन डिजीज, दैट मीन्स कि बहुत सारे इंसेक्ट भी आके बैठे रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं ना। तो इंटरनल पैरासाइट लाइक वॉर्म्स, अब क्या है, देखो एक तो तुम्हारा एक्सटर्नल में क्या हो गया, कुछ इंसेक्ट का अटैक होता है, कुछ बैक्टीरिया का अटैक होता है। इंटरनल में भी क्या होता है, बहुत सारे वॉर्म्स का अटैक होता है। क्या होता है, वॉर्म्स, ठीक है। वॉर्म्स क्या होता है तुमको पता होना चाहिए कि लीच हो गया, वॉर्म्स हो गया, ये सारा क्या है हमारे पास उसी फैमिली के अंदर आता है। नर्स एक तुम्हारे पास लीच देखते हो कि ब्लैक कलर का लीच होता है ना। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि कॉज स्टमक एंड इंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स, जैसे कि फ्लक्स कॉज लीवर प्रॉब्लम, ठीक है। फ्लक्स भी क्या है, एक तरह का हमारे पास वॉर्म्स का ही अंडर में आता है। तो फ्लक्स क्या है, जो लीवर प्रॉब्लम कॉज करता है। बैक्टीरिया वायरस कॉज इन्फेक्शियस डिजीज दैट कैन इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनदर। बैक्टीरिया वायरस कॉज इन्फेक्शियस डिजीज, और वो डिजीज जब होता है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से आराम में वो ट्रांसफर होगा। अब उसके बाद है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या ध्यान रखना है कि ये हमारे पास क्या होता है, इज डन फॉर एग्स एंड मीट। पोल्ट्री फार्मिंग का हम लोग को पता है कि पोल्ट्री फार्मिंग का एक ही रोल होता है कि हम या तो क्या करें, एग्स और मीट के लिए ये किया जाता है। जैसे कि देखो ये पोल्ट्री फार्मिंग हो रहा है। अब तुम देखो पोल्ट्री फार्मिंग को क्या किया जाता है, ध्यान से देखना, कुछ रूल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी क्लीननेस रखना पड़ता है, ठीक है। ये देखो चिकन, मतलब चिकन डिनर के लिए इसको यूज करना है, या तो एग्स के लिए यूज करते हैं या तो चिकन डिनर के लिए यूज करते हैं। तो पोल्ट्री का दो ही रूप होता है, दो ही रोल है जो तुम्हारा एनसीईआरटी में लिखता है कि हम या तो एग्स के लिए यूज करेंगे सर, या तो मीट के लिए यूज करेंगे। दे बोथ प्रोवाइड प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स देता है, पता होना चाहिए। हमारे पास ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, ऐसा बर्ड्स को ग्रो करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग मीट, और इसी को हम ब्रॉयलर्स बोलते हैं। इसको दे कैन बी यूज आफ्टर 6 to 8 बहुत इंपॉर्टेंट है वीक्स फ्रॉम देयर बर्थ, मतलब कि बर्थ हुआ उसके बाद 6 से 8 वीक्स में वो इतना खाना उसको देते हैं कि वो बड़ा हो जाता है और उसको आराम से मीट, ऐसे मीट वो सेल होता है मार्केट में। लेयर्स क्या होता है, बर्ड्स को ग्रो करते हैं ताकि एग्स ऑब्टेन कर सके। इसको कैसे यूज करना है, दे कैन यूज आफ्टर 20 वीक्स when sexual maturity has been attempt to lay eggs। अब देखो कोई भी हमारे पास क्या मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास क्या है, पोल्ट्री फार्मिंग में हमारे पास हैन है। अब वो हैन क्या होगा कि कम से 20 वीक्स के बाद ही सेक्सुअल मैच्योरिटी को वो क्या करेगा, अटेंड करता है, और उसके बाद वो क्या करेगा, एक को ले करना स्टार्ट कर देगा और फिर उसका एक को यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कुछ इमेजेस जो देख लो, ये हमारे पास क्या है, एज ए मीट यूज होता है। मोस्ट बॉयलर्स एंड लेयर्स आर क्रॉस ब्रीड। ब्रीडिंग क्या होता है, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखना कि ब्रीडिंग इज डन टू इनहांस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन हेंस लाइक। क्यों ब्रीडिंग करना है, ठीक है, आखिर ब्रीडिंग जरूरत ही क्यों पड़ा, सीधा सा समझना है कि ब्रीडिंग है क्या, ठीक है, ब्रीडिंग है क्या। जहाँ पे हम क्या करते हैं कि डिजायरेबल करेक्टर को डिजायरेबल करेक्टर के लिए हम लोग करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, जैसे कि प्लांट का ही अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनो कि हम क्या बोल रहे हैं। प्लांट का अगर हम बात करते हैं, हमारे पास ये प्लांट है, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये प्लांट है, हमारे पास एक और प्लांट है, ठीक है सर,
ठीक है। हमारे पास एक और प्लांट है, इसके अंदर ये हमारे पास ए प्लांट है, ये हमारे पास बी प्लांट है। ए प्लांट के अंदर अच्छा पेस्ट अटैक होता है, गुड फ्रूट है, पेस्ट अटैक करता है, पेस्ट क्या करता है, अटैक करता है, अटैक करता है, ठीक है, गुड फ्रूट है, ठीक है सर। उसके बाद इसका जो है क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छा है, किस चीज़ का बोल सकते हो कि क्वालिटी मतलब कि ये क्या डॉर्फ है, डॉर्फ मतलब कि छोटा है, अब छोटा है तो इसको न्यूट्रिशन भी कम चाहिए और अच्छा फ्रूट करता है। अब ये वाला जो हमारे पास है इसमें पेस्ट का क्षमता, पेस्ट इसमें क्या है बोल सकते हो कि इसमें पेस्ट नहीं लगता, पेस्ट मतलब कि नहीं लगता मतलब इसमें पेस्ट का अटैक होता है, इसमें पेस्ट हमारे पास क्या होता है, नहीं लगता। जब पेस्ट नहीं लगता तो हमको पेस्ट नहीं लगने वाला क्वालिटी चाहिए, तो ये दोनों के बीच में क्या करेंगे, आपस में ब्रीड करवा देंगे। जब हम ब्रीड करवाएंगे डेट मीन्स की जब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, मतलब क्रॉस होगा, मतलब प्लांट के केस में क्या हो रहा है, क्रॉस जब करवा रहे हैं तो इस केस में क्या होता है, क्रॉस क्या करते हैं, एक का हम पॉलिन लेंगे, पॉलिन ग्रेन लेंगे, ठीक है, और एक का हम लोग क्या लेते हैं, पॉलिन ग्रेन, और एक का हम लोग क्या लेते हैं, मेल गैमेट क्या है हमारा, एक मेल गैमेट एक पॉलिन हो गया, वो एक का हमारे पास क्या है, ओवेरी ओव्यूल लेते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, मीट कराते हैं तो फ्यूजन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, जो हमारे पास जो सीड बनता है, जो सीड बनता है डेट इज उसी से तो हम लोग प्लांट बनाते हैं ना, सीड ही तो प्लांट है, तो ये समझना था तुमको। तो यहाँ पे हमारे पास एम क्या है कि इसका जो सीड बना जिससे हम एक नया प्लांट बनाए, और जो प्लांट हम लोग बनाए, जो प्लांट हम लोग बनाए यहाँ पे, वो प्लांट के अंदर क्षमता क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये जो हमारे पास प्लांट बना इसके पास गजब का क्षमता होगा, मतलब कि पेस्ट भी यहाँ पे नहीं लगेगा, साथ के साथ क्वालिटी भी अच्छा होगा, क्वालिटी मतलब कि फ्रूट का क्वालिटी, हर एक चीज़ का क्वालिटी भी बढ़िया होगा। तो यहाँ पे हमको यही समझना है कि मोर बेटर एंड क्वालिटी ऑफ चिक। और इसी केस में अगर हम बात करते हैं, जैसे ये तो प्लांट का केस हो गया जहाँ क्रॉस करवा रहे थे, उसी तरीके से ब्रीडिंग हम लोग करवाते हैं, हैंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी ब्रीडिंग कराते हैं ताकि हमको बेटर क्वालिटी का चिक्स मिले। चिक्स मतलब कि जो हैन का बच्चा है, लो मेंटेनेंस करना पड़े, कम मेंटेनेंस में काफ़ी अच्छा। प्रॉब्लम क्या है कि फीडिंग, जो तुम फीडिंग करोगे पोल्ट्री फार्म्स में वो सबसे बड़ा एक्सपेंसिव होता है, मतलब उसको खिलाना, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा का इन्वेस्टमेंट होता है। डार्क बात है कि सर हमको डार्क बॉयलर्स क्यों चाहिए, डार्क मतलब कि छोटा बॉयलर्स, ऐसा बॉयलर्स जो क्या कर सकते हैं, एक तो लेयर है जो अंडा देता है, डार्क बॉयलर मतलब जो जिसको मीट के लिए यूज करते हैं। डार्क बॉयलर्स क्यों चाहिए, ताकि क्या है कि वो कॉस्ट ऑफ 30% कैन रिड्यूस 30% कॉस्ट, और वो ज़्यादा हीट को भी टॉलरेट करता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वो हीट को टॉलरेट करता है, मतलब कि अगर ज़्यादा गर्मी भी हो फिर भी उस कंडीशन में वो सर्वाइव अच्छी तरीके से कर सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना हमारे पास, फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन है क्या, फिश प्रोडक्शन एक ग्रेट सोर्स है प्रोटीन्स का हमारे डाइट में। ठीक है, प्रोटीन्स का तुमको पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फिश से मिलता है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कहाँ से मिलता है, फिश से मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन का जो इंटेक होता है वो कहाँ पे, फिश में। फिश प्रोडक्शन दो तरह से हम लोग देखते हैं, एक तो तुम्हारे पास हो गया फाइन फिश प्रोडक्टिविटी जिसको ट्रू फिश प्रोडक्शन बोल रहे हैं सर, जहाँ पे क्या होता होगा, जहाँ पे हमारे पास क्या होता होगा, ट्रू फिश प्रोडक्शन में क्या होता होगा, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ कार्टिलेजिनियस एंड बोनी फिशेस। किसका किसका, कार्टिलेजिनियस और बोनी फिशेस, जैसे कि प्रोम्प्रेट, टूना, उसके बाद BCOD करके भी तुम्हारा एक फिश का नाम है, तुम उसको भूल भी सकते हो, कतला, उसके बाद तुम्हारे पास प्रॉन्स, रोहू, ये इंपॉर्टेंट है, कतला, प्रॉन्स, रोहू जो तुम्हारा फाइंड फिश प्रोडक्शन में है, जिसको ट्रू फिश प्रोडक्शन भी बोलते हैं। अनफाइंड फिश प्रोडक्शन जहाँ पे हम लोग सेल फिश को करते हैं, यहाँ पे कार्टिलेजिनियस फिश को कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा फिश, सेल फिश, जैसे कि तुम जिसमें सेल्स प्रेजेंट होता है ना, देखो इसमें सेल्स होता है, ऊपर में सेल्स लगा होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या है, जैसे कि प्रॉन्स हो गया, मुलस्कन्स हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, इसका स्पेलिंग को सी कर लेना, मुलस्कन्स हो गया। अब ध्यान से देखना हमारे पास नेक्स्ट है, फिशिंग आर टू टाइप मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फिशेस। पहला तो हो गया कैप्चर फिशिंग, दूसरा हो गया कल्चर फिशिंग। कैप्चर फिशिंग और कल्चर फिशिंग, कैप्चर फिशिंग का बात करते हैं तो नेचुरली जो लिविंग फिशेस होता है वेरियस वाटर बॉडीज से कैप्चर करते हैं, नेचुरली लिविंग फिशेस आर इन वेरियस वाटर बॉडीज आर कैप्चर्ड। तो कैप्चर फिशिंग में नेचुरली हम लोग जो भी लिविंग फिशेस होते हैं उसको हम लोग कैप्चर करते हैं। उसके बाद हमारे पास कल्चर फिशिंग, एज पर वर्ड से कल्चर, जहाँ पे हम कल्चर करते हैं। तुमको पता है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन का डिमांड बढ़ रहा है तो फिश को भी कल्चर करना पड़ेगा, ताकि फूड का डिमांड को भी हम लोग को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे फिश का भी सोचो कल्चरिंग किया जा रहा है। तो एक तो तुम्हारे पास हो गया कैप्चर फिशिंग, जहाँ पे हम लोग नेचुरली फिश को पकड़ रहे हैं और वाटर बॉडीज से,
कल्चर फिशिंग जहाँ पे डिजायर वैरायटी को हम लोग कल्टीवेट करते हैं, जो मेरे को पसंद है उसको कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, और उसका केयर करते हैं ताकि हमको मैक्सिमम उसका प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम यील्ड हो सके, जिसके लिए हम सब यूज करते हैं एक्वा कल्चर। क्या यूज करते हैं? एक्वा कल्चर। अब देखो एक्वा कल्चर शब्द कैन बी डन इन ओशियंस। एक्वा कल्चर जो है कल्चर ऑफ फिश हम लोग कहाँ ओशियंस, लैक्स और पॉन्ड ये सब में हम लोग यूज करते हैं, डालते हैं। व्हेन इट इज डन इन ओशियंस इट इज कॉल्ड मैरीकल्चर। अब ओशियंस लेवल पे जब होता है, ऐसे तो पॉन्ड लेवल पे तुम देखते होगे कि बहुत सारा छिड़काव होता है, अगर अब तुम देखोगे कि तुम्हारा जब ओशियन लेवल पे होता है इसको बोलते हैं मैरीकल्चर, मैरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना। अब हमारे पास मैराइन फिशिंग के बारे में तुमको क्या पता होना चाहिए कि मैराइन फिशेस इंक्लूड फिश प्रोडक्शन इन पॉन्ड, रिवर, रिजर्वायर जहाँ पे पानी का स्टोरेज होता है, ठीक है। पॉपुलर मैराइन फिशेस इंक्लूड पॉम्फ्रेट, टूना, सैरडाइन्स, बॉम्बे डक, ठीक है। क्या क्या बोले? पॉम्फ्रेट, ये सारा क्या है तुम्हारा मैराइन फिशेस के अंदर आता है, टूना, उसका सैरडाइन्स, बॉम्बे डक्स, ठीक है, ये 3 नाम याद रखना है। कुछ कॉस्टली फिशेस आर फाउंड लाइक सी लेक, लाइक नलेट। ये कॉस्टली फिशेस में तुम्हारा एमसीक्यू बन सकता है कि कॉस्टली फिशेस के अंदर जो सी में आता है वो कौन कौन है? नलेट, प्रॉन्स, सीवीड, ऑयस्टर्स, ठीक है। यूज सैटेलाइट्स का यूज करके ना ऐसा पॉपुलेशन जो सी के अंदर होता है जिसको हम लोग फाउंड कर सकते हैं सैटेलाइट के माध्यम से। सोचो कि सी में हमको ये पता चल जाता है कि कौन सा एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इको साउंडर्स आर ऑल्सो यूज। इको साउंडर्स का भी यूज करते हैं ताकि हमको पता लगाना है, मान लो कि हमारे पास क्या है ना कि ये एक ओशियंस का एक रीजन है जहाँ पे बहुत सारे मशीन्स क्या है सबमरीन में भी लगे होते हैं, ठीक है, जिसके कारण से पता लगा जाता है कि अच्छा ये ग्रुप में क्या है बहुत ज़्यादा एरिया में फिश होगा, ठीक है। तो इको साउंडर और सैटेलाइट भी यूज किया जाता है, ये एक अच्छा पॉइंट था, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है इनलैंड फिशिंग। इनलैंड फिशिंग के अंदर क्या होता है? फिश प्रोडक्शन इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जैसे कि तुम्हारा पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, रिजर्वायर हो गया, यहाँ पे करते हैं। और एंड ब्रेकिश वाटर जैसे कि तुम्हारा स्ट्यूटेरीज हो गया, ये इनलैंड फिशिंग जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? फिश का प्रोडक्शन करते हैं फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल, और ब्रेकिश वाटर में जैसे कि एग्जाम्पल हमारा हो गया स्ट्यूटेरीज। अब कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है? यहाँ पे हम लोग को क्या याद रखना है कि 5 से 6 वेराइटीज सिंगल फिश पॉन्ड में होते हैं, 5 से 6 वेराइटीज इन ए सिंगल फिश पॉन्ड। मतलब कि सर अगर हमारे पास ये पॉन्ड है, यहाँ पे 5 से 6 वेराइटीज फिश का प्रेजेंट होगा, इसी को हम बोलते हैं कंपोजिट फिश कल्चर। यहाँ पे हम लोग उस तरह से क्या करते हैं? कल्चर करते हैं। दे आर, अब ध्यान से सुनना, दे आर सिलेक्टेड सो दैट दे डू नॉट कम्पीट फॉर फूड, दे शुड हैव डिफरेंट फूड रिक्वायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, खतरनाक पॉइंट, ध्यान से सुनना। खतरनाक पॉइंट ये कि एक ऐसा हम लोग क्या करते हैं जिसको बोलते हैं कंपोजिट फिश कल्चर। कंपोजिट फिश कल्चर में करते क्या है कि हम एक पॉन्ड में क्या करेंगे कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिश को डालेंगे। डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिश को मान लो कि हमारे पास एक ए फिश है, एक हमारे पास बी फिश है, एक हमारे पास सी और एक हमारे पास डी है। ए बी सी डी सारे फिश का क्या है? डिमांड अलग अलग है। 5 से 6 वेराइटीज ऑफ फिश को डाले और डिमांड अलग, मतलब कि उसका जो फूड का रिक्वायरमेंट है वो भी अलग अलग है। जब फूड का रिक्वायरमेंट अलग अलग है तो उसके हिसाब से क्या होगा कि वो कभी भी आपस में कंपटीशन करेगा क्या? मान लो 4 5 6 7 4 क्लास का लड़का बैठा हुआ है, एक क्लास में एग्जाम दे रहा है, तो क्या आपस में कम्पीट करेगा? नहीं। 7 वाला हो सकता है 4 का हेल्प कर दे, पर वो कम्पीट नहीं करेगा, आपस में कंपटीशन नहीं करेगा। मेरा बात समझ में आया? इसी तरीका से हम क्या कर रहे हैं, कंपोजिट फिश कल्चर में क्या होता है, 5 से 6 वेराइटीज ऑफ फिश को डाला जाता है ताकि न्यूट्रिशन के लिए वो कम्पीट ना कर सके, फूड के लिए कम्पीट नहीं करे आपस में, फूड के लिए। एग्जाम्पल ऑफ फिश जैसे कि कतला फीड्स in the upper part of the river and रोहू feed in the middle part of the river। तो अपर पार्ट ऑफ द रिवर एक लोकेशन टाइप से बता दिया है कि जो तुम्हारा कतला होता है अपर पार्ट ऑफ द वाटर और रोहू feed in the मिडिल पार्ट ऑफ द वाटर। अब उसके बाद हमारे पास देखो ये फिश कल्चर के बाद कुछ इमेज तुम्हारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये फिशिंग कर रहा है, इसका इमेज है। अब आगे आते हैं, ध्यान से देखना, ये हमारे पास फिश है तो इसका तुमको नाम पता होना चाहिए। ये हमारे पास क्या होगा, ये रोहू होगा, ठीक है, रोहू होगा, ठीक है। एक कतला का भी इमेज होगा, ठीक है, और ये भी हमारे पास ये कतला है, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब ध्यान से देखो हमारे पास ये कुछ फिशिंग का इमेजेस है जो कैसे फिशिंग हो रहा है। अब तुम ये डायग्राम देख के समझ सकते हो कि अब हम लोग किस टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, और वो टॉपिक है हमारे पास बी कीपिंग। क्या करते हैं सर? बी को कीपिंग करना, बी को पालना, ठीक है। बी कीपिंग करना मतलब कैसे? बी को हम लोग हनी कैसे बनाते हैं, बी को कीपिंग करके कैसे उसका प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ये पता होना चाहिए। हनी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है, न्यूट्रिशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि एक पॉइंट देखो रह गया यहाँ पे एक पॉइंट रह गया। अब देखो एडवांटेज ऑफ फिशिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। मोर यील्ड, प्रॉब्लम्स ऑफ फिशिंग, ठीक है। एडवांटेज ऑफ फिशिंग क्या है? ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है। एक फूड में हमारे पास क्या है, एक फूड सोर्स है, एक सबसे पहले क्या है, फूड का सोर्स हो जाता है सर, ठीक है, बात सही बोले।
प्रॉब्लम्स ऑफ फिशिंग में क्या याद रखना है, मेनी फिशेस ले एग्स ड्यूरिंग मॉनसून्स only due to which number of fishes will not grow fast, so hormonal stimulus is used। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम ऑफ फिशिंग में क्या है, हार्मोनल स्टिमुलस दिया जाता है, मतलब कि बहुत सारे फिशिंग में क्या होते हैं कि बहुत सारे फिशेस एग ले नहीं करते हैं मॉनसून में, ओनली ड्यू टू विच नंबर ऑफ फिशेस विल नॉट ग्रो फास्ट, तो हार्मोन्स का स्टिमुलेशन देके उसको कराया जाता है। यूजिंग दिस फिश कैन बी मेड टू रिप्रोड्यूस एनी टाइम, और जब हार्मोन का स्टिमुलेशन देगा तो वो तो कोई भी समय में क्या है रिप्रोड्यूस करने के सक्षम में होगा। अब हमारे पास कुछ बी कीपिंग का कुछ क्या इमेजेस है जिसके ऊपर हम लोग अभी स्टडी करेंगे। सबसे बी कीपिंग के ऊपर बात करते हैं तो ये एक प्रैक्टिसेस होता है जहाँ पे हम लोग कीपिंग करते हैं, कैरिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं हनी बीज ऑन ए लार्ज स्केल। किस लिए लार्ज स्केल, ताकि हम लोग क्या ऑब्टेन कर सके, हनी ऑब्टेन कर सके, वैक्स ऑब्टेन कर सके। सबसे पहला बी कीपिंग करने का क्या मैनेजमेंट है, एक केयरिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं किसका, हनी बीज का, लार्ज स्केल में करते हैं, और ताकि हमको हनी मिले और वैक्स मिले। बहुत सारे फार्मर्स कैन बी कीपिंग फॉर एडिशन स्मॉल इनकम। अब बहुत सारे फार्मर्स क्या है, खेती तो करते साथ साथ एक छोटा सा अमाउंट इनकम, एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाने के लिए वो बी कीपिंग को भी ऐड करते हैं। और उसके बाद ऑल्सो देयर आर बिग फार्म्स कॉल्ड एपियरीज, बी फार्मर्स। अब बहुत बड़े बड़े एक प्रोफेशनलिस्ट भी होते हैं जिसको बी फार्मर्स बोलते हैं, जिसको एपियरीज भी बोलते हैं। एपियरीज वर्ड जो तुमको बुक में नहीं मिलेगा, तो एपियरी का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखना कि द सेटिंग अप ऑफ नंबर ऑफ बी हाइव्स इन डिजायरेबल लोकेशन इन ए सिस्टमेटिक मैनर दैट अलाउ मैक्सिमम पॉलन एंड नेक्टर कलेक्शन। अब ध्यान से सुनो मेरा बात क्या बोल रहा है। एक तुम्हारे पास शब्द होगा ना पेस्टोरे करके, ध्यान से देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं। एक शब्द है तुम्हारे लिए, ये वाला शब्द, ठीक है, ये वाला शब्द पेस्टोरेज क्या होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पे क्या हो कि हमारे पास नेक्टर और पॉलिन बहुत अच्छा तरीका से मिले, या आप बोल सकते हो कि जहाँ पे वो कंडीशन सारा क्रिएट हो जहाँ पे हनी बी को ज़्यादा से ज़्यादा नेक्टर मिले। नेक्टर मतलब कि वो सारा जिससे हनी बनता है वो सारा सब्सटेंस प्लांट ज़्यादा हो, ऐसा मतलब फ्लावरिंग वाला प्लांट ज़्यादा हो। तो ऐसा एरिया में क्या होता है, जो एपेरीज होते हैं वो ये सारे मैनेजमेंट को करते हैं। द सेटिंग ऑफ ए नंबर ऑफ ए वी हाइव्स मीन्स जो मधुमक्खी का छत्ता है, लोकेशन इन सिस्टमेटिक मैनर, जहाँ पे क्या हो कि मैक्सिमम पॉलिन एंड नेक्टर का कलेक्शन हो। सबसे पहला पॉइंट, सम कॉमन इंडियन वेराइटीज बी इंक्लूड एपिस कैरेना इंडिका, जिसको इंडियन भी बोलते हैं, डॉर्साटा रॉक भी बोलते हैं, फ्लोरल लिटिल भी बोलते हैं। इटालियन वेराइटी जो मेलिफेरा है, जो यूज होता है इंडिया में कमर्शियल लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे। मेरा बात फिर से सुनो, इंडियन भी, कार्ना इंडिका, डॉर्साटा रॉक भी, फ्लोरल लिटिल भी। एक इटालियन वेराइटी है जिसको मेलिफेरा बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, मेलिफेरा, जो एक कमर्शियल लार्ज स्केल प्रोडक्शन में यूज होता है। अब हमारे पास क्या है, ये इंपॉर्टेंट एक बी है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है, एपिस कैराना इंडिका। अब उसके बाद एक और तुम्हारे पास अब पॉइंट और है जो तुमको याद रखना है कि आखिर हम लोग जो है इटालियन वेराइटी मेलिफेरा का क्या एडवांटेजेस है। अब सबसे पहले कि ये हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी होता है, दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास मेलिफेरा है, दैट मीन्स कि जो इटालियन वेराइटी मेलिफेरा है, इसका जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हनी प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी रखता है। इसमें रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, जब ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा हनी बनेगा, ज़्यादा वी होंगे तो ज़्यादा हनी बनेगा। दे स्टिंग लेस, काटने का भी कैपेसिटी कम है। दे स्टे इन ए बी हाइव फॉर लॉन्ग, अब ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ये क्या होता है कि अपने बी हाइव मधुमक्खी के छत्ते पे बैठे रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर उड़ते नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हमको पता चल गया कि लोकेशन इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मेलिफेरा के बारे में तुम्हारा एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया हुआ था। अब आगे देखते हैं हनी किस लिए कैसा होता है। ये डेंस स्वीट लिक्विड होता है, और पता है कि मेडिसिन में यूज होता है, और एज ए शुगर भी यूज होते हैं। बहुत सारे लोग जब जो हमारा क्या है, जो शुगर होता है नॉर्मली जो मार्केट में वाइट वाला शुगर मिलता है, वो तो हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, इसलिए बहुत लोग शुगर को एज ए हनी शुगर भी यूज करते हैं। अब एज इट इज यूज टू सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद पेस्टोरेज क्या होता है, इट इज एबिलिटी ऑफ फ्लावर अप टू द बीज टू नेक्टर एंड पॉलिन कलेक्शन। ध्यान से सुनो क्या बोलता है। पेस्टोरेज का सीधा सा मतलब है कि एबिलिटी ऑफ फ्लावर्स, किसके लिए, बीज के लिए, ताकि वो क्या कर सके, नेक्टर और पॉलिन का कलेक्शन इजिली कर सके। पेस्टोरेज और फ्लोरा इज ए टाइप ऑफ ए क्रॉप, फ्लावर और अदर प्लांट फ्रॉम विच बी कलेक्ट, जहाँ पे बी क्या कलेक्ट करेगा, नेक्टर को और पॉलिन को, ताकि क्या प्रोड्यूस कर सके, हनी प्रोड्यूस कर सके। इट अफेक्ट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ हनी बिकॉज डिफरेंट फ्लोरा प्रोड्यूस डिफरेंट नेक्टर एंड पॉलिन डिफरेंट टाइप्स सच एज आलमंड हनी ऑफ कश्मीर इज वेरी टेस्टी।
अब देखो एक हनी के बारे में तुम्हारे बुक में दिया हुआ है आलमंड हनी, जो बहुत टेस्टी है। तो तुमको पता होना चाहिए कि जो पैस्टोरेज है, जो हमारा प्लांट है, जो फ्लावरिंग प्लांट है, वो अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट में अलग अलग कैपेसिटी है नेक्टर कैरी करने का। अब हमको सीधा समझना है कि जो पॉलिन और नेक्टर जो कैरी होगा उसके अंदर क्या है कि कैपेसिटी अलग अलग होगा कि उसमें कितना वो मटेरियल है जिससे वो हनी बना सके। तो एक तुम्हारे पास एक आलमंड हनी के बारे में दिया हुआ है जो कश्मीरी हनी है, जो बहुत टेस्टी होता है, जो मैंने मेंशन यहाँ पे कर दिया। लगभग मैंने क्या किया कि लगभग सारे चीज़ को कवर किया। ये पेस्टोरेज देखो ये किस तरह से हनी नेक्टर सक कर रहा है और वो क्या है फिर वहाँ पे लेके जाएगा अपने छत के पास और इससे हनी को प्रोडक्शन करेगा। तो मैंने लगभग वो सारे पॉइंट को कवर किया है जो तुम्हारे लिए ज़रूरी था। ठीक है, तो ये चैप्टर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अवेलेबल है सेशन 1, सेशन 2 जो आपका इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड के लिए होगा वो मैं करवा दूंगा। कुछ और क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का बचा होगा, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।